हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सभी को। बहुत अल्टीमेट टॉपिक, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स वन ऑन वन ये प्रेजेंटेशन ले चुके हैं हम लोगों से। पहले पेड कंसल्टेशन के अंदर ये प्रेजेंटेशन था, लेकिन अब आ चुका है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नई घड़ी आ चुकी है और नई सरकार की शुरुआत हो चुकी है, नया समय आ चुका है और नई लोकेशंस आ चुकी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत अग्रेसिव मोमेंटम रहने वाला है बीजेपी के इस 5 साल के दौरान। और यस, इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी, लोकेशंस बदलेंगी, प्रोडक्ट्स बदलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट चलेंगी एनसीआर के अंदर। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आज हम आपके सामने फिर से आए हैं, पूरा प्रेजेंटेशन देख करके आप लोगों को पेन एनसीआर के अंदर अभी अगले 3 से 6 महीने के अंदर कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फैमिली, 2-3 मेजर इंपॉर्टेंट बातें हम लोग हर वीडियो से पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि नीचे कमेंट्स के अंदर एक कम्युनिटी लिंक दिया गया है, जहां पर 2500 इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से पेन एनसीआर में जुड़ चुके हैं। आप लोग अभी जाइए, कम्युनिटी लिंक पर क्लिक करिए और डायरेक्ट हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। वहां पर अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डेली इंटरेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स या प्री लॉन्चेस हम ऐसे लेकर के आते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टर्स को अंडरराइटिंग की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो भैया वो सिर्फ हम कम्युनिटीज के अंदर ही शेयर करते हैं, क्योंकि बार बार हर प्रोडक्ट का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, बहुत सारी टिप्स होती हैं जो दिल और दिमाग में आती हैं, तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी के थ्रू हम अपने इन्वेस्टर्स को शेयर करते हैं। तो अगर आप भी हैं एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, तो हमारी कम्युनिटी को आप जाकर के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली, हमने बहुत पहले हमारी कम्युनिटी के अंदर हमने बताया कि कम्युनिटी को ज्वाइन किस लिए करना है। अब उसी का एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं। कम्युनिटी का हमने पहले ही कम्युनिटी के अंदर अपडेट कर दिया था कि रोहतक के अंदर इन्वेस्टमेंट मत डालिए। लोगों को लगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आ रही है, रोहतक के अंदर बहुत अग्रेसिव, सीएम सिटी के अंदर बहुत अग्रेसिव बूम आएगा, लेकिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रीसेल इन्वेंट्रीज आज रोहतक के इन्वेस्टर्स हमारे पास भेज रहे हैं बेचने के लिए। बहुत पहले मना कर दिया था हम लोगों ने रोहतक के अंदर, क्योंकि वहां पर एंड यूजर कहां से आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, क्या अपकमिंग इंफ्रा, कुछ भी प्लान नहीं था। और लोगों ने सिर्फ कांग्रेस के बहकावे में एक हवा के अंदर आकर के और वहां पर पैसा डाला और बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंस गए भैया। हमने बोला था खरखोदा के अंदर इन्वेस्टमेंट डालिए, सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट डालिए, कुंडली में कुछ नई लॉन्चेस आएंगे वहां इन्वेस्टमेंट डालना है, गुड़गांव चल ही रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में, फरीदाबाद में भी काफी हलचल होने वाली है। इस प्रेजेंटेशन से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। तो फैमिली, शुरुआत करते हैं आज इस डिटेल प्रेजेंटेशन का। 30 से 40 मिनट का ये लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में हमने कंटेंट को तैयार किया है। बहुत रेगुलर वीडियोस नहीं आती है हमारी, एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो भी आप लोगों के सामने लेकर के आए वो बहुत मेहनत के साथ लेकर के आए और डेटा बेसिस पे लेकर के आए। तो फैमिली, सीधे चलते हैं आज की प्रेजेंटेशन पर। अंत तक जो वीडियो देखेगा वो कंप्लीट एनसीआर की थ्योरीज को समझ सकता है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। तो सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। और फैमिली, बहुत इंटरेस्टिंग आज का ये टॉपिक रहने वाला है। तो चैप्टर 2.0, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। बहुत पहले मना कर दिया था हम लोगों ने रोहतक के लिए, बहुत पहले अपडेट कर दिया था सोनीपत खरखोदा के बारे में। लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। एक चीज मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, खरखोदा के अंदर 50 से 80 लाख की टिकट साइज का जो भी इन्वेस्टर है भैया, आज पैसा लगा लीजिए। हमारी इस रिकॉर्डिंग को आप अपने पास रखिएगा और हमसे 2 साल के बाद आप मिलना। आप कहेंगे कि साहिल, आपने और आपकी टीम ने जो हमें सजेस्ट किया था खरखोदा के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, आज वो हमारी इन्वेस्टमेंट फलीभूत हो गई है। भैया, मेहर है उस प्रभु की कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हंट करवाते हैं वो हमसे। और बहुत अच्छा एक्चुअली में खरखोदा के अंदर स्कोप आने वाला है स्मॉल टिकट साइज इन्वेस्टर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा और एनसीआर का भविष्य क्या रहेगा। नायब सिंह सैनी जी ने हाथ उठा दिया है काम करने के लिए और बहुत जोरदार तरीके से हमें लगता है कि बीजेपी इस प्लान के अंदर अपना काम करके दिखाने वाली है हरियाणा के अंदर। तो एनसीआर में कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये मैप आप लोगों के सामने है। क्या फोकस एरियाज आप लोगों के रहने चाहिए। एक तरफ आता है हरियाणा, एक तरफ आता है उत्तर प्रदेश और बीचों बीच आता है दिल्ली। और इसी के चारों तरफ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या जिसे बोल सकते हैं कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जाल बिछा दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। तो ये हाईली सिलेक्टेड एरियाज हैं दिल्ली के आसपास। आज जहां पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 100% ग्रो करेंगी। बट कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो 100% एप्रिसिएशन के साथ और 2x टाइम एप्रिसिएशन के साथ बैठी हुई हैं। सोनीपत, कुंडली, बहादुरगढ़, आपका फिर आ जाता है गुड़गांव, मानेसर, सोहना।
पलवल और आपका नोएडा और गाजियाबाद, बागपत, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, इंक्लूडिंग आपका खरखोदा। तो इन इन लोकेशंस के अंदर आपका सोहना भी आता है, फरीदाबाद भी आता है। तो इन सब का हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस आज इस प्रेजेंटेशन में कवर अप किया है, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है ये प्रेजेंटेशन देख करके। यस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिल्ली के चारों तरफ हैं, लेकिन आपका विजन कैसे अलाइन होता है, क्या होराइजन आप लेकर के चल रहे हैं टाइम का, क्या आपका टिकट साइज है, कितना एप्रिसिएशन आप लोग देख रहे हैं, वो सब फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो उन सब के लिए हमारी टीम पोर्टफोलियो डिजाइनिंग करती है, हर एक इन्वेस्टर की उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो बहुत मेजर पिलर देखिए, हमारी वीडियोस में ना सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें नहीं होती हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंटर्स के साथ बातें करना पसंद करते हैं। आप लोग ऑलरेडी प्रेजेंटेशन देख करके ये बातें समझ चुके हैं कि तभी आप लोगों की तरफ से बहुत डिमांड आती है प्रेजेंटेशन की। तो एनसीआर रियल एस्टेट को फैमिली, दिल्ली, गुड़गांव और यहाँ का अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्टेट वाइज क्या इकोनॉमिक्स हैं, और माइग्रेशन यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कितना माइग्रेशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना माइग्रेशन है, कौन सी स्टेट से किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, किस टाइप की जेंट्री का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ये सब फैक्टर्स एनसीआर के रियल एस्टेट को ड्राइव करते हैं। बेसिकली ये पैन इंडिया या कहीं के भी रियल एस्टेट को, और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं। तो इन पॉइंटर्स को बहुत डिटेलिंग में आप समझ लेंगे तो आपका वन ऑन वन कंसल्टेशन का आधा काम खत्म हो जाएगा फैमिली। तो दिल्ली और गुड़गांव ये सेंटर पॉइंट है किसी भी लोकेशन पर एनसीआर में इन्वेस्टमेंट के होराइजन को चेकआउट करने के लिए, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है। देखिए, दिल्ली और गुड़गांव को बिठा देते हैं बीच में, और इससे जब दूरी देखते हैं तो गाजियाबाद और मेरठ की इसी कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ, क्योंकि रैपिड मेट्रो भी आ गई है। उसी के साथ में बात करें तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दिल्ली की सोनीपत के साथ, और वाया गुड़गांव आप जा सकते हैं सोना। दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है बहादुरगढ़ और फरीदाबाद के साथ। दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मानेसर और फारूकनगर, धारूड़ा, भिवाड़ी, झज्जर से तो नहीं है, लेकिन वाया गुड़गांव होते हुए आप मानेसर, फारूकनगर, धारूड़ा, भिवाड़ी जा सकते हैं, लेकिन झज्जर के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दिल्ली की। सिरसा, हिसार, जिंदल और करनाल ये बहुत दूर पड़ जाते हैं भैया दिल्ली से। तो एक चीज आप समझिए, हम बहुत पहले भी बताते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, वन ऑन वन इन्वेस्टमेंट जब हम लोग उनकी करते हैं, कि जितना दिल्ली के पास में कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा ना, वो उतना ही एग्रेसिवली ग्रो करेगा, क्योंकि दिल्ली की जेंट्री हमेशा माइग्रेट करेगी आउटसाइड की तरफ, और आउटसाइड की तरफ कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रा है, किस हिसाब की वहां पर जेंट्री है, और किस हिसाब का अपकमिंग बेसिकली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है किसी भी लोकेशन के अंदर एप्रिसिएशन। तो डिस्ट्रिक्ट जो डायरेक्ट बॉर्डर मैच करती हैं दिल्ली के साथ, इसमें सोनीपत है, गाजियाबाद है, झज्जर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भैया ऑलरेडी आप कंडीशन समझ सकते हैं किस हिसाब से अप्रिसिएशन आया है इन शहरों के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा जो लगता है वो इन्हीं शहरों के अंदर लगता है। तो फिर आपको बताते हैं कि दिल्ली सेंटर पॉइंट है, दिल्ली के आसपास जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर जितना पैसा लगाएंगे, अब उस पैसे की क्वालिफिकेशन अलग अलग आ जाती है, आप किस प्रोडक्ट पर लगाते हैं, किस लोकेलिटी के अंदर लगाते हैं, वो बाद की बातें वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए रहती हैं, लेकिन ये एरियाज हमेशा आपको ग्रोथ ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो दिल्ली की जेंट्री इंपैक्ट का फॉर्मूला एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए, हमने पहले भी बहुत बार ये बोला है कि दिल्ली के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कुछ वीक एरियाज हैं। सोनीपत के आसपास रोहिणी, प्रीतमपुरा, मॉडल टाउन जैसे एरियाज लगते हैं, डायरेक्ट इजी कनेक्टिविटी के साथ ये एरियाज सोनीपत से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो जेंट्री आती है दिल्ली से, वो पैसा खर्च करने वाली जेंट्री आती है। दूसरी बात, रोहिणी, प्रीतमपुरा, मॉडल टाउन, इन लोकेशंस पर, जहांगीरपुरी, ये जो लोकेशंस है, यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका कुंडली के अंदर, बवाना के अंदर, राई के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं सोनीपत के अंदर, और पैसा लगाने से हिचकते नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली की जेंट्री, प्रीमियम जेंट्री हाथ खोल करके पैसा खर्च करती है। झज्जर की बात करें तो बहुत वीक जेंट्री या बहुत वीक एरियाज दिल्ली के झज्जर को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से ढांसा है, ईसापुर है, नजफगढ़ है। ये सब कच्ची कॉलोनी का एक सिस्टम है, एक इको सिस्टम है, और वहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो वहां से माइग्रेशन करने वाले लोग जो आएंगे वो बहुत कम पैसे वाले लोग होंगे। बहादुरगढ़ का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। बहादुरगढ़ के अंदर हुआ क्या था कि मेट्रो की कनेक्टिविटी एनसीआर में सबसे पहले आई। लोगों को लगा कि बहुत अग्रेसिवली वहां पर पैसा ग्रो करेगा, लेकिन बहादुरगढ़ की कंडीशन आज आप सब लोगों के सामने है। कुछ हालात तो बहादुरगढ़ ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जिस हिसाब की वहां लोकल नेटिव एंट्री बढ़नी। फिर उसी के साथ में जो दिल्ली के एरियाज लगते हुए हैं बहादुरगढ़ के साथ में, वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स नहीं है, बहुत वीक जेंट्री के एरियाज हैं। तो वहां पर वीक जेंट्री रहेगी तो पैसा भी बहुत बड़ी मात्रा में खर्च नहीं होगा। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव अपने आप में एक ऐसा हब है जो प्रीमियम जेंट्री को बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ खींच लेता है।
तो वहां पर जेंट्री किसी भी प्रकार की हो उसके आसपास में, लेकिन वहां जाएगी सिर्फ प्रीमियम जेंट्री, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं प्रीमियम जेंट्री के लिए। फरीदाबाद की बात करें तो छतरपुर, ओखला, लाजपत नगर जैसे ठीक ठाक एरियाज लगते हैं, और फरीदाबाद की ग्रोथ आज आप लोगों के सामने है। कुछ कारण रहे, पॉलिटिसाइजेशन हुआ, फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। उसके पैर पर कुल्हाड़ी, इंडस्ट्रीज के पैर पर कुल्हाड़ी, फरीदाबाद के रियल एस्टेट पर कुल्हाड़ी चलाई वहां के पॉलिटिक्स ने। लेकिन फिर भी अब फरीदाबाद एक मोमेंटम की तरफ गर्दन उठा करके चल रहा है, और हमें लगता है कि इसका सुनहरा भविष्य हो सकता है। जेंट्री की बात करें तो आसपास फरीदाबाद की काफी अच्छी जेंट्री रहती है, और फरीदाबाद के अंदर भी प्रीमियम जेंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि फरीदाबाद में भी काफी सारी इनिशियली अपॉर्चुनिटीज आई थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक दिल्ली की जेंट्री देखने को मिलेगी। दिल्ली कहाँ शिफ्ट करना पसंद करता है भैया? गुड़गांव, फरीदाबाद, सोना, सोनीपत, इन एरियाज के अंदर दिल्ली के लोगों के पास काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आईटी जॉब्स देखते हैं, बिजनेसेस देखते हैं, या इंडस्ट्रीज देखते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं दिल्ली वाले काफी सारे लोग। और हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, खरखोदा, बहादुरगढ़, पानीपत, सोना के अंदर लोग शिफ्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आईटी जॉब्स हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया आप बात करें तो फरीदाबाद आपका, खरखोदा आपका, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटीज है। खैर, सोना को तो चलाया गुड़गांव ने, बाकी सोना के बारे में भी आप फर्दर डिस्कशन करेंगे इसी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो दिल्ली की इकोनॉमिक्स कैसे इंपैक्ट डालती है? देखिए, हमने एक चीज आप लोगों को बताया कि दिल्ली की जेंट्री निकलती है बाहर, और जब वो बाहर निकलती है तो वो अपने अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एरियाज को सिलेक्ट करती है, या तो बिजनेस पर्पज से करेगी, या इंडस्ट्रियल पर्पज से करेगी, या वो आईटी जॉब्स के लिए करेंगे। तो इस हिसाब से वो लोग बेसिकली प्लान करते हैं, और उसमें फिर प्लानिंग उनका सबसे बड़ा एक जो सेक्शन होता है वो उनका फाइनेंशियल प्लानिंग भी होता है। गुड़गांव के अंदर हर कोई नहीं रह सकता है, सोनीपत के अंदर हर कोई नहीं रह सकता है, बहादुरगढ़ के अंदर हर कोई नहीं रह सकता है। तो पॉपुलेशन, सबसे पहली बात, माइग्रेशन तब होता है जब पॉपुलेशन ग्रो करती है। फिर वहां पर लिटरेसी रेट कितना है, जब एजुकेटेड लोग होंगे तो वो बाहर मूव ऑन करना पसंद करेंगे, क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे। फिर माइग्रेशन कितना स्पीडली हो रहा है और किस काम के लिए वो जा रहे हैं, ये सब चीजें, फैक्टर्स भी किसी भी सेक्टर के बेसिकली मजबूत पिलर्स होते हैं, और रियल एस्टेट के अंदर ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डालती हैं। तो दिल्ली की पॉपुलेशन कैसे इंपैक्ट करती है एनसीआर के रियल एस्टेट को? सेंसस 2011 के अनुसार नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसे दिल्ली बोला गया है, इसका 97.5%, 97.5% ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो अर्बन एरियाज के अंदर रहता था। अर्बन एरियाज से आप समझिए कि वहां अर्बन एरियाज, पहले क्या होता है कि गांव से आने वाले लोग टीयर 2 सिटीज में मूव करते हैं, टीयर 2 से टीयर 1 के अंदर मोमेंटम होता है। दिल्ली के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी टीयर 1 सिटीज में रहती है, और वहां से लोग फिर अग्रेसिवली मूव ऑन करते हैं सिटीज की तरफ, क्योंकि उनके लिए कोई नई चीज नहीं होती है। तो इसमें से लगभग 16.5 मिलियन लोग और लगभग 0.41 मिलियन अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का आपका रेशियो है। 16.5 मिलियन लोग आपके रहते थे अर्बन एरियाज के अंदर, और 0.41 मिलियन आबादी रहती थी आपकी सिर्फ गांव के अंदर। तो ये जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी, और उतनी ज्यादा डिमांड होगी क्वालिटी लिविंग के लिए। और इसलिए बोलते हैं कि दिल्ली के आसपास लगते हुए स्टे हुए एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोमेंटम रहता है रियल एस्टेट का। दिल्ली की अगर डेंसिटी की बात करें तो सन 1971 में लगभग 2,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते थे, और 2011 के अंदर ये डेंसिटी पहुंच चुकी है लगभग 11,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि दिल्ली की डेंसिटी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। और नेशनल एवरेज डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं, यानी कि उसका 3 गुना डेंसिटी दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा माइग्रेशन होगी आउटसाइड की तरफ, यानी कि दिल्ली के अंदर कंजेशन होता जाएगा, भीड़ होती जाएगी, और लोग मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे बाहरी एरियाज की तरफ। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्योंकि दिल्ली, देखिए, सबको अपनी जड़ें पसंद है, वो सब उसके पास में ही रहना चाहते हैं। तो जितने नजदीक के एरिया में वो जाएंगे वो उतना ही प्रेफर करेंगे कि आसपास इंफ्रा स्ट्रांग हो, या कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो हमारे पुराने रिहायशी एरियाज से। तो हमने आपको बताया सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद आपका, फिर आ जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो दिल्ली से जितने भी स्टे हुए एरियाज हैं उन सब में बहुत ज्यादा माइग्रेशन रहता है दिल्ली के लोगों का। तो दिल्ली का लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 1971 के अंदर भी काफी एजुकेटेड थी दिल्ली, 56.6% के आसपास इनका रेशो था, और इसमें लगभग 90% के आसपास का रेशो जा चुका है 2011 के अंदर। यानी कि
जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, उतनी ज्यादा हंटिंग होगी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, और जितनी ज्यादा जॉब करने वाले लोग होंगे उतनी ज्यादा उनकी कमाई होगी, और जितनी ज्यादा कमाई करने वाले लोग होंगे उतने ज्यादा उनके खर्चे होंगे। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी वो लोग इकट्ठा मिल करके अपना हाई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो दिल्ली माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है ये देखिए, इसके अंदर एक डेटा दिया गया है 2011 के सेंसस के अनुसार कि लगभग 28.5% दिल्ली जो है यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी कुछ माइग्रेशन हुआ। वहां पर वर्क एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के लिए लोग दिल्ली में माइग्रेट हुए बाहर के एरिया से। और जब बाहर के एरिया से कोई माइग्रेट करके दिल्ली के अंदर आ सकता है तो उनकी एक हैबिचुअल टेंडेंसी हो जाती है, और वो फिर फर्दर माइग्रेट करते हुए भी नहीं रुकते हैं, और लोग अपना बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क के लिए फर्दर माइग्रेट करते हैं। तो इस प्रकार भी, इस कारण भी माइग्रेशन बहुत ज्यादा है बाहर के एरियाज के अंदर। ये एक दूसरा डेटा दिया गया है जहां पर माइग्रेशन स्टैंडर्ड्स या माइग्रेशन लेवल आप लोगों को बताया गया है। दिल्ली की पॉपुलेशन फिर फर्दर अगर डिस्कशन करें तो एक टीएफआर, ये एक्चुअली में जो आपके सामने चार्ट है, ये 2041 के अंदर कितना पॉपुलेशन होगा दिल्ली का, वो एक एस्टिमेट ये लोग एक सर्वे किया गया था, और वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। टीएफआर का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। अगर 1.1 के हिसाब से प्लान करते हैं तो 2041 तक लगभग आपका 2,77,85,769 लोग दिल्ली के अंदर रह रहे होंगे। बहुत बड़े स्केल पर पॉपुलेशन का ब्लास्ट आने वाला है। अगर 1.3 का टीएफआर लेते हैं तो 2.91 सीआर, और अगर 1.5 का टीएफआर लेते हैं तो ये ही पॉपुलेशन आपकी 3 सीआर के आसपास जाने वाली है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर ग्रो करेगी उतना ही माइग्रेशन होगा आउटसाइड में, उतना ही आउटस्कर्ट्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर प्रॉपर्टी का डिमांड रहने वाला है। तो ये डेटा के हिसाब से हमने चीजें आपके साथ शेयर की हैं दिल्ली के बारे में। अब कुछ डेटा हरियाणा की इकोनॉमिक्स के बारे में भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, माइग्रेशन और किस प्रकार के वर्क के लिए, काम के लिए लोग बेसिकली चीजें हंट आउट करते हैं। तो टेक्निकल ग्रुप बाय द नेशनल कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन 3.7 सीआर के आसपास 1 जुलाई 2024 को बताई गई है। 17th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हरियाणा इंडिया का, और 2036 तक ये 3.40 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला है। 2011 के सेंसस के अनुसार यही पॉपुलेशन 2.54 सीआर के आसपास थी, जो 2001 में 2.11 सीआर के आसपास था। 40% पॉपुलेशन, बहुत स्ट्रेटेजिक डेटा है, इसी डेटा को एनालाइज करना है आप लोगों ने। 40% पॉपुलेशन 20 से 50 के एज ग्रुप की है, यानी कि जो एक्टिव लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो पैसा स्पेंड करने वाले लोग हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है इस पॉपुलेशन में। हरियाणा लिटरेसी रेट की अगर बात करें 2024 में तो 75.5% के आसपास लिटरेसी रेट जा चुका है। यानी कि जितने ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोग होंगे, जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, उतने ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, और उतना ज्यादा खर्चा करने वाले लोग होंगे। तो एनसीआर के अंदर बहुत अग्रेसिव रहेंगी चीजें फर्दर। अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें कि किस सेक्टर का क्या रोल रहा है हरियाणा के अंदर, तो कृषि, जो एग्रीकल्चर से बेसिकली बोलते हैं, हरियाणा की एक एग्रीकल्चर स्टेट है, वो कम हो गया है। 16.2% जीडीपी हरियाणा की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका हिस्सा है, जिसमें से 50.7% इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें बेसिकली एक अर्थव्यवस्था के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। 33% के आसपास सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो आप हरियाणा और भारत के व्यक्तियों की आप आय का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ब्लू कलर लाइन है वो आपका हरियाणा का है, और जो भारत का है वो रेड कलर लाइन है। और अभी लेटेस्ट 2024 और 23 के हिसाब से अगर ट्रेंड देखें तो हरियाणा के लोग काफी आगे निकल चुके हैं भारत देश वालों से इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो यानी कि स्पेंडिंग पावर लोगों की बढ़ी है। तो भैया आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद के कारण आज हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगभग 2,500 प्लस एनसीआर में इन्वेस्टर्स हमारे से जुड़े हुए हैं, 1500 प्लस ब्रोकर्स की एक्टिव कम्युनिटी आज हमारे साथ ऑर्गेनाइज है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं के कारण फैमिली अभी तक हुआ है। फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपकमिंग इंफ्रा, ऑनगोइंग इंफ्रा, डीपीआर फाइनलाइज कितना हो गया है, बजट एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, अपकमिंग इंफ्रा का क्या विजन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ना बहुत अहम रोल रहता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रियल एस्टेट को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इंफ्रा के बारे में भी अब फर्दर डिस्कशन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अब हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। हमने आपको एक पैटलाइन दिया हुआ है कि भविष्य को जानने के लिए
हमेशा पास्ट को जानना भी बहुत जरूरी होता है। और अभी कुछ दिन पहले क्या घटनाएं हुई है गवर्नमेंट के अंदर, वो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। तो जीटी बेल्ट, ये कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर हमने बीजेपी के आपको बताए कि जीटी बेल्ट के अंदर नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के अंदर, ये जीटी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, यानी दिल्ली से चंडीगढ़ जो हाईवे कनेक्ट होता है NH 44, वहां पर नायब सिंह सैनी जी लाडवा से बेसिकली ये MLA बने थे। अनिल विज जी जीटी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। कृष्णा गहलावत जीटी बेल्ट से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर 5 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं जीटी बेल्ट से। गुड़गांव से राव नरबीर, आरती राव और मुकेश शर्मा जी बने हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल जी हैं। पलवल से गौरव गौतम जी हैं। तो साउथ ऑफ हरियाणा से भी टोटल 5 मिनिस्टर्स आपके बने हैं। तो जीटी बेल्ट और साउथ ऑफ हरियाणा के अंदर काफी बड़े स्केल पर ये बीजेपी गवर्नमेंट काम करने वाली है। ये पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। जीटी बेल्ट से अगर बात करें तो 15 सीटें मिली हैं, जिसके अंदर सोनीपत का बहुत अहम रोल रहा है बीजेपी को जिताने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ होता था, लेकिन इस किले को ढहा दिया है बीजेपी ने और सारी सीटें जीती हैं। लगभग शायद एक सीट बीजेपी यहां से हारी है, बाकी सब सीटें यहां से बीजेपी ने निकाली है। साउथ हरियाणा में गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद, रेवाड़ी से 17 सीटें निकाली। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है बीजेपी का। सेंट्रल हरियाणा, जिसके अंदर रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जो कि बहुत लाइमलाइट एरियाज नहीं है, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते थे। रोहतक एक जो सीएम सिटी के कारण फेमस था, अब वहां का भी पिलर गिर चुका है रियल एस्टेट का। बहुत अल्टीमेट नंबर ऑफ रीसेल इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। लोगों ने पैसा लगा दिया सरकार के बनने से पहले, लेकिन धोखा खा गए हैं वो लोग। और अब रोहतक के अंदर डिमांड वहां के लोकल नेटिव्स के अलावा कहीं से भी जनरेट नहीं होती है। देखिए, एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, हम बार बार रिपीट करते हैं, दिल्ली के जितना नजदीक पैसा लगाएंगे उतना पैसा आप लोग बना करके निकलेंगे। दिल्ली हमेशा रियल एस्टेट को चलाती है और रोहतक बहुत दूर पड़ता है दिल्ली से भैया, और वहां की लोकल एंट्री में इतना दम नहीं है कि फर्दर एक्सपेंशन करते हुए और रोहतक के बाहरी एरियाज को वो लोग अपलिफ्ट कर दे। वेस्टर्न हरियाणा की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं है बीजेपी का वहां सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल के अंदर। तो और वैसे भी वहां की लोकल लोग ही रियल एस्टेट को चलाते रहे अभी तक, और कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हमें वहां अभी फर्दर आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी हमारी नजरों के अंदर कुछ लोकेशंस रहेंगी, गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद, आपका खरखोदा, कुंडली, ये कुछ लोकेशंस हैं। सोना के अंदर भी अभी हम लोग वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। इन लोकेशंस पर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोग 100% कर सकते हैं, लेकिन क्यों, अब फर्दर समझते हैं। तो नायब सिंह सैनी जी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट आप लोगों के सामने हैं। नायब सिंह सैनी जो सीएम है, इन्होंने लगभग 11 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। अनिल विज जी को दिया गया है, कृष्णपाल पवार हैं, राव नरवीर सिंह जी हैं, महिपाल ढांडा जी हैं, और आपका विपुल गोयल जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं। तो ये आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। और नायब सिंह सैनी जी के पास मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो नायब सिंह सैनी जी के पास ही है, और बहुत अग्रेसिव स्केल पर ऑलरेडी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि कितने प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी लेवल का इंफ्रा, जहां पर अगर बात करें तो मोटरेबल रोड्स होने चाहिए ताकि व्हीकल्स की आवाजाही, उसके पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे सीवरेज ट्रीटमेंट आ जाता है। सीवरेज बढ़ने के बाद जब सीवरेज इंफ्रा आपका आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी होना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, पॉलिसिंग का कन्वीनियंस होना चाहिए, शॉपिंग फैसिलिटीज, आइडियल पार्किंग स्पेसेस और ग्रीन कवर पार्क्स, ये सब चीजें वहां आप लोगों को सेकेंडरी लेवल इंफ्रा में देखने को मिलती हैं। टर्शरी लेवल इंफ्रा के अंदर कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन साइट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंश्योरेंस, R&D सेंटर्स, ये सब चीजें होती हैं। और फिर सोशल इंफ्रा आता है। तो लगभग एनसीआर की हर एक शहर के अंदर आज ये आपको चारों के लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो फैमिली, अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बहुत मेजर शहरों का, जिसमें शुरुआत होगी गुड़गांव से, सोहना से, फारूक नगर से, मानेसर से। तो गुड़गांव से शुरुआत करने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हमने बताया ना आप लोगों को कि बहुत अग्रेसिव मोमेंटम रहने वाला है नायब सिंह सैनी सरकार का काम के प्रति। और सराय काले खां से रैपिड मेट्रो एक आने वाली है, सोनीपत होते हुए पहुंचेगी पानीपत और करनाल तक के लिए। पानीपत से आगे करनाल तक फिजिबिलिटी कैसी रहेगी, उसके लिए आदेश दे दिया है श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि वहां की भी स्टडी की जाए। गुड़गांव के अंदर जो मेट्रो आना है उसका भी फर्दर इन्होंने बोला है कि बहुत अग्रेसिव स्केल पर उसका भी काम स्टार्ट होगा। गुड़गांव से फरीदाबाद के बीच में पहले एक नॉर्मल मेट्रो चलाया जाना था, लेकिन अब वहां पर भी RRTS के लिए आदेश दिया जा चुका है। तो काफी सारी चीजें हैं, इस खबर को आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहां से शुरुआत कर दी है नायब सिंह सैनी सरकार ने, और बहुत अग्रेसिव स्केल पर काम होना है भैया हरियाणा के प्रदेश के अंदर। तो गुड़गांव के अंदर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, देखिए
पिछले 10 साल में खट्टर सरकार का काफी अच्छा विजन रहा है ग्लोबल सिटी को लेकर के, गुड़गांव को लेकर के, लेकिन काम कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। बट हमें लगता है नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर, बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर काम हमें थोड़ा सा अग्रेसिव स्केल पर होते हुए दिखाई देगा। 2026 तक का प्लान था फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने का, लेकिन टेंडर ही निकलते रहे हैं अभी तक। बट इस सरकार के अंदर थोड़ा सा हमें लगता है कि 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ काम देखने को मिलेगा। 940 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग थी अभी तक, लेकिन वो विद टाइम ग्रो करती ही करती है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ जाती है। 1000 एकड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें से कॉमर्शियल टावर, ऑफिस, रिटेल स्पेस, ये सब चीजें रहेंगी। देखिए, हमेशा ना एक लेवल पर जाने के बाद कुछ यूनिक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है किसी भी शहर में, और वो अब गुड़गांव के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हुडा सिटी सेंटर से साइबर हब और पासिंग, जो बेसिकली सुभाष चौक से पास थ्रू होते हुए हीरो होंडा चौक और पलम विहार तक एक मेट्रो जाना है, जो कि एक मेन लाइन है। लगभग 26.5 किलोमीटर का ये लाइन रहेगा। उस पर भी खट्टर जी का बयान आया है कि बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और बसई, जो कि एक गांव पड़ता है, वहां से एक स्पर निकाला जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में कनेक्ट करने के लिए। लगभग 2 किलोमीटर का ये स्पर रहेगा। तो वो भी एक अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसपे बयान ऑलरेडी दिया जा चुका है, सरकार बनते ही बयान आ चुका है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक 5.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड तैयार करने वाली है वाटिका चौक से, और ये बेसिकली कनेक्ट करेगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, सीपीआर और फिर एसपीआर से एलिवेटेड होते हुए पूरा वाटिका चौक और फिर एक्सटेंशन रोड की तरफ ये चीज आपका जाएगा। यानी कि एक्सप्रेसवे से लेकर के और एक्सटेंशन रोड तक सेम ही रेट होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। सेम रेट कैसे होंगे? लग्जरी टाउनशिप्स के एक रेट रहेंगे, मिड लग्जरी का एक रेट रहेगा, और लोअर सेगमेंट का एक रेट होने वाला है। तो ये 5-6 साल के होराइजन में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। ये चीज हम आपको पहले भी बोल चुके हैं। एक वाटिका चौक के ऊपर क्लोरलीफ का एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाना है। एलिवेटेड रोड हमने आपको बताया कि बनेगा, और सोना की तरफ इससे कनेक्टिविटी और इजी हो जाएगी, क्योंकि अभी एसपीआर से नीचे से होते हुए काफी रेड लाइट को फेस करना पड़ता है। एलिवेटेड रोड होने के बाद वो सब चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। अभी 20-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चलता है गुड़गांव के अंदर, लेकिन भविष्य में, ये लग्जरी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, भविष्य में 5 साल का विजन हम लेकर के चलते हैं, तो बेयर मिनिमम 27 से 28 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का लग्जरी सेगमेंट के अंदर रेट पक चुका हुआ गुड़गांव में। अगर प्लॉट्स की बात करें तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं नए गुड़गांव के अंदर, या आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्शन में। जनरल टाउनशिप की बात करें तो 2 लाख रुपए गज तक का रेट जा चुका है, 2 लाख से 2.5 लाख रुपए गज का रेट बोलते हैं। जनरल टाउनशिप में दीनदयाल के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए गज का आपका रेट जा चुका है। अभी इन टर्म्स ऑफ प्लॉट हमें लगता है कि ज्यादा अप्रिसिएशन गुड़गांव के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30-40 हजार रुपए एक फेक वैक्यूम वहां पर क्रिएट हो चुका है, जो बिल्डर ब्रोकर लॉबी के द्वारा बनाया गया। तो 3-4 साल उस प्राइस को बेसिकली कवर अप करने में टाइम लगेगा। बहुत अग्रेसिव मोमेंटम हाई राइज के अंदर भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी एक कुछ परसेंटेज फेक एप्रिसिएशन वहां भी हमें देखने को मिला है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपकमिंग इंफ्रा गुड़गांव के अंदर काफी सारी चीजें हमें होते हुए दिखाई देंगी। सोना, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बोला था कि सोना का सोना खत्म हो चुका है, और ये बिल्कुल सही बात है। अभी के हिसाब से जो इंफ्रा है सोना के अंदर, उसका सोना खत्म हो चुका है ऑलरेडी। लोग एप्रिसिएशन कमा करके ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। वहां पर एक ही चीज बचती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कहानी खत्म हो चुकी है, सोना एलिवेटेड रोड की कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि फ्रंट हाईवे की जो सोना कनेक्ट करता है राजीव चौक से, 1.5-2 लाख रुपए गज का रेट जा चुका है। पीछे की सेक्टर 4-6 के अंदर 80-90 हजार 70 हजार का रेट बोलते हैं। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च आया है, बिल्कुल डेड लोकेशन, परीना का प्रोडक्ट है, 55 हजार रुपए के आसपास रेट मांगते हैं, लेकिन वो लोकेशन है ही नहीं इस रेट की, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग बेचते हैं उस प्रोजेक्ट को। भैया, जब तक वहां पर इंटरनल हुडा सेक्टर, सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, अगला एप्रिसिएशन सोना में कतई नहीं आने वाला है। वहां एंड यूजर जाएगा ही नहीं, वहां की जेंट्री बहुत वीक है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की बात करें तो 2021 में लगभग 2 लाख लोग वहां पर रहते थे, और लगभग सभी लोग गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं। वहां अगर बात करें तो सेंट्रल पार्क, एलटीको, सिग्नेचर के कुछ प्रोजेक्ट्स, इनके अंदर आप मेन हाईवे की तरफ कुछ अर्बन पॉपुलेशन बोल सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ ऑलमोस्ट सभी गांव हैं और ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं है। फैक्टर्स जो ड्राइव करते हैं ग्रोथ को, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे एक फैक्टर हो सकता था, लेकिन वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं आई। देखिए, केएमपी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल के लोगों के द्वारा, और ज्यादा इंडस्ट्रीज सोना के अंदर अभी तक नहीं आई है। और वो इंडस्ट्रीज जब तक फुल स्केल पर नहीं चलेंगी, वहां पर काम करने वाले लोग भी नहीं आएंगे। आज सोना के अंदर आप जाएंगे तो एंड यूजर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादातर खाली एरिया ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि इंडस्ट्रीज बड़े स्केल पर नहीं आई आईएमटी सोना के अंदर, और वहां पर काम करने वाले लोग नहीं है। तो वहां पर काम करने वाले लोग आएंगे तो रिहाइश भी बाय डिफॉल्ट आएगा। केएमपी का इफेक्ट आएगा आने वाले टाइम के अंदर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इंडस्ट्रीज को और स्मूथ ऑपरेशन देने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। आईएमटी हमने बताया, लेकिन फुली डेवलप नहीं हुआ है, ज्यादा फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज नहीं आई है। गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर बताया कि हवाई में बातें होती हैं, लोग आते हैं, इंडस्ट्रीज वाले ऊपर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब तक बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी,
तब तक वहां पर एंड यूजर नहीं आएगा। सोना के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पर चाहिए, और बादशाहपुर वाले जो मिनिस्टर हैं राव नरवीर जी, वो किस स्केल पर सोना के अंदर इंडस्ट्रीज को लेकर के आते हैं। एक कारण और है कि सोना के अंदर इंडस्ट्रीज इसलिए भी ज्यादातर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मारुति एक तो शिफ्ट हो गया है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है मारुति अपने आप में, इतना बड़ा इकोसिस्टम पैन एनसीआर के अंदर किसी भी कंपनी के पास नहीं है। दूसरा, बहुत छोटे छोटे स्केल पर काफी अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज डेवलप की जा चुकी है, सीएलयू लैंड पर इंडस्ट्री डेवलप की जा चुकी है, आईएमटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना दी गई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग इंफ्रा दे दिया गया है। तो एक जगह बल्क के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पा रही है, तो सोना के अंदर आईएमटी के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रीज ना आ पाने का भी ये एक बड़ा कारण है, और एंड यूजर्स इसी कारण वहां पर नहीं आ पा रहे हैं। सोना के अंदर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमने बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पोटेंशियल को और एनहांस करने के लिए बनाया गया। रोड की कनेक्टिविटी, अभी रोड्स भी वहां पर डेवलप होने हैं। एक लगभग 4.8 मीटर वाइड रोड जो गुड़गांव को सोना से कनेक्ट करेगा, वाया गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पीछे सेक्टर 4 और 6 की तरफ जाकर के ये मर्ज होगा, वो रोड भी अभी पेंडिंग है। इंटरनल हुडा सेक्टर्स के रोड भी पेंडिंग है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी दमदमा लेक से भौंडसी के होते हुए यहाँ पर भी एक प्रपोज रोड है। ये ज्यादातर रोड्स का इंफ्रा वहां जिस दिन डेवलप होगा तो हमें लगता है कि एक अगला पंप वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सोना के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रही है। अभी अगर ये टेंडर्स वगैरह होते हैं तो वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है, अदरवाइज रेट अपने पीक पर जा चुके हैं और उन रेट्स को थोड़ा सा टाइम कंजप्शन अभी चाहिए स्टेबल होने के लिए। सोना के अंदर अगर बात करें तो सेंट्रल पार्क जैसे एक टाउनशिप 2016 के अंदर आया था, सेक्टर 32 और 33 के अंदर 36,500 पर स्क्वायर यार्ड के रेट से लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्टेड रेट 1.70 1.80 लाख रुपए के आसपास पर गज के हिसाब से रेट जा चुका है, तो काफी अच्छे स्केल पर एप्रिसिएशन आ चुका है। इससे ज्यादा भी एप्रिसिएशन की उम्मीद मत करिए। कोई भी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है, कोई भी अपकमिंग कहानी वहां पर नहीं है। अब जो एप्रिसिएशन थोड़ा बहुत आएगा अंदर के इंटरनल हुडा सेक्टर्स के अंदर आएगा, वहां पर रोड सीवरेज पानी की व्यवस्था जब गवर्नमेंट करेगी तब आएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच पोजीशन के अंदर सोना में आप लोगों को रहना पड़ेगा। मानेसर फारूक नगर को एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। कोई भी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है, कोई भी कहानी वहां हम लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। फारूक नगर के अंदर 4-5 ऑप्शन ही आते हैं, उनके अंदर से भी हाई टेंशन वायर गई हुई है। 60-70 हजार रुपए का रेट हो चुका है। मानसर के अंदर 90,000 रुपए के आसपास का पर के हिसाब से फ्लोटिंग का रेट जा चुका है, लेकिन कोई भी मेजर कहानी नहीं है। जहां कहानी नहीं है अपकमिंग इंफ्रा के हिसाब से, वहां पर पैसा लगाने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसा फंसाएंगे आप लोग वहां पैसा लगा करके। दूसरी बात, मानेसर और फरूक नगर के लोग ऑलरेडी कंप्लेंट कर रहे हैं। देखिए फरूक नगर के अंदर ना एक लाल दरवाजा है, उस दरवाजे का कंडीशन देखेंगे तो वो आज तक भी रिपेयर नहीं हुआ है, तो वहां गवर्नमेंट का कभी से ध्यान रहा ही नहीं है फरूक नगर की। एक ही चीज के कारण चले हैं, और वो चले हैं सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के पास में लगती हुई कनेक्टिविटी के कारण, और उसी के कारण ब्रोकर्स बिल्डर्स ने हाइक बनाया और वहां पर लोगों का पैसा लगवाया। लेकिन एज ऑफ नाउ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इन दोनों लोकेशन से आप लोगों को बच करके रहना है। ये रेजिडेंट कुछ हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि बादशाहपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विधायक साहब बने, जो मंत्री बने, उन्होंने कभी इस लोकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ का एक आइकनिक दिल्ली दरवाजा से हम लाल दरवाजा बोल रहे थे, एक दिल्ली दरवाजा है, वो आज तक ठीक नहीं किया गया है। फरूक नगर के अंदर आज घूम करके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कस्बा भी नहीं समझ में आता है, तो वहां पैसा लगाने से आप लोगों को बचना पड़ेगा। अब फरीदाबाद की स्टोरी को डिस्कशन करते हैं। देखिए फरीदाबाद के अंदर कुछ कहानियां शुरू हो चुकी हैं अब, और हमें लगता है कि गुड़गांव, सोनीपत, आपका सोना, आपका करखोदा, आपका कुंडली, और उसी के साथ में फरीदाबाद, इन लोकेशंस पर आप लोग कुछ हंटिंग देख सकते हैं। सोना का हमने बताया वेट एंड वॉच पोजीशन में रही है अभी आप लोग। अभी वहां आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। ये टेंडर्स आते हैं तो वहां मूव ऑन कर आप लोग कर सकते हैं। फरीदाबाद की कहानी की अगर बात करें तो देखिए आसपास आपका पलवल है, गुड़गांव है, आईजीआई एयरपोर्ट से भी ठीक ठाक कनेक्टिविटी है, दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। तो 2000 के आसपास फरीदाबाद काफी बुलंदियों पर था, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन के कारण फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिला। बहुत सारा इरेगुलर प्लानिंग के साथ फरीदाबाद शहर को बसाया गया, लेकिन फिर से कमबैक की तैयारी हो रही है फरीदाबाद की। उसका एक कारण है। कारण मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली से कनेक्टिविटी, अपकमिंग इंफ्रा स्ट्रॉन्ग हो, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इजी हो जाए, और एक मुंबई पोर्ट जो दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकाला गया है, वो इसलिए निकाला गया क्योंकि दिल्ली का जो मुंबई एयरपोर्ट से सामान आता है वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है। मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वो सामान डिलीवर करते हैं, और वो बिल्कुल फरीदाबाद के बीचों बीच होते हुए जा रहा है। लेकिन फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी समस्याएं भी हैं, पानी की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, और वहां पर आईटी इंडस्ट्रीज उस हिसाब से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये भी आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है। 31 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ता है, जो कि जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस नोएडा से 44 किलोमीटर पड़ता है। फरीदाबाद से मुंबई की कनेक्टिविटी ईजी हो गई है, बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकाला गया है, जिसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहते हैं, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेसिकली शहर के बाहर बाहर निकलते हैं, लेकिन फरीदाबाद एक एक्सेप्शनल शहर है जिसके बीचों बीच ये चीज निकाली गई है, और यहीं पर इसी एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट के लिए बहुत ईजी कनेक्टिविटी दे दी गई है, और वो कनेक्टिविटी भी इसी एक्सप्रेसवे के बीचों बीच होते हुए फरीदाबाद शहर के बीचों बीच होते हुए दी गई है।
तो फरीदाबाद से यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी है। फरीदाबाद एक एफएनजी आपने सुना होगा, फरीदाबाद नोएडा और गाजियाबाद की कनेक्टिविटी, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद का काम कंप्लीट हो चुका है उस कनेक्टिविटी का, लेकिन फरीदाबाद और नोएडा की तरफ ये काम अभी पेंडिंग है, जमीनों का एक्वायरमेंट नहीं हुआ है। फिर बताया ना कि वहां के पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गंदी है, वो लोग काम करना पसंद ही नहीं करते हैं, अदरवाइज फरीदाबाद एक बड़े स्केल पर आज काम कर रहा होता है। नोएडा और फरीदाबाद की अगर बात करें तो एक मंजावली ब्रिज आपने सुना होगा यमुना रिवर के ऊपर से, उससे भी किसी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। दिल्ली से फरीदाबाद आज आप लोग मुंबई एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, सराय काले खां से आ सकते हैं आप। पहले अभी 40 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन 12 से 15 मिनट में आने वाले टाइम में आप पहुंच जाएंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, अभी सवा घंटे के आसपास का टाइम लगता है दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, तो वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी फरीदाबाद को मिलने वाली है। फरीदाबाद से नोएडा आप यमुना एक्सप्रेस से जा सकते हैं, एफएनजी से जा सकते हैं और मंजावली ब्रिज से जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आप फरीदाबाद से नोएडा पहुंच सकते हैं। तो भैया जो नया फरीदाबाद जिसे बोलते हैं ग्रेटर फरीदाबाद, जो कि सेक्टर आपका 75 से 89 सेक्टर बस रहा है, जिसमें ज्यादातर बीपीटीपी के प्लॉट्स, ओमेक्स के प्लॉट्स, अमौलिक के प्लॉट्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर काफी बड़े स्केल पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 70-80 हजार रुपए पर गज के हिसाब से रेट है। तो अगर ये सारी कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाती है, अगले 5 साल के अंदर बीजेपी इनको बिल्कुल कंप्लीट कर देती है, तो हमें लगता है कि फरीदाबाद के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी अच्छे स्केल पर अप्रिशिएट कर सकती हैं। फरीदाबाद की इन टर्म्स ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली, NH2 बीचों बीच निकलता है, पलवल है, गुड़गांव है, फिर मेट्रो भी फरीदाबाद से ऑलरेडी निकाली हुई है। ये एक प्रपोज बात चल रहा है, अभी हमने बताया कि खट्टर साहब ने बोला है कि फरीदाबाद से एक आरआरटीएस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा गुड़गांव को, और आपका सराय काले खां से भी एक प्रपोज मेट्रो है फरीदाबाद के लिए, आरआरटीएस से बेसिकली बोल रहे हैं। तो देखिए अभी आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा मानना यही है कि जो एफएनजी है वो आपका इजिली कनेक्ट हो जाए, आपका जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इजी हो जाए, तो उसी से फरीदाबाद के अंदर काफी अच्छा खासा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर आप लोगों को पंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक चीज अभी तक जो कमी रही है, वो फरीदाबाद के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का चार्म देखने को नहीं मिलता, जो तड़क भड़क गुड़गांव में है ना, वो फरीदाबाद में आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। ओल्ड फरीदाबाद में तो फिर भी थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन गुड़गांव का लेवल एक अलग ही है भैया, गुड़गांव एक अलग ही चीज चलता है, फरीदाबाद कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं उससे। लेकिन आने वाले टाइम में अभी जो कनेक्टिविटी मिल रही है इसे, और तो देखिए अगले 5 साल के अंदर क्या प्लान होता है। अगर ये सारी कनेक्टिविटी जिनकी बातें हो रही है ये काम हो जाता है, तो फरीदाबाद की इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी होने वाली है। हमने तो फैमिली अब डिस्कशन करते हैं जीटी बेल्ट का। आज के दौर में हमारी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जीटी बेल्ट भैया। इस बेल्ट पे फिर बता रहे हैं, सोनीपत करकोदा को मिस नहीं करना है आपने, खासकर छोटे टिकट साइज इन्वेस्टर्स करकोदा, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयर्स या बड़े टिकट साइज इन्वेस्टर्स सोनीपत की बेल्ट को, क्योंकि यहां पर जो अपकमिंग इंफ्रा, देखिए हमारी आवाज में भी वो दम आ गया है जब ये शहर हमारे सामने आए हैं। हम फिर से बता रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, करखोदा, कुंडली, और फिर कहीं पीछे जाकर के सोना, वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में हमें रहना पड़ेगा सोना के अंदर। इन लोकेशंस को नहीं छोड़ना है, खासकर सोनीपत, करखोदा। करखोदा के अंदर आज पैसा लगा लीजिए, 50,000 के आसपास चीजें मिलती हैं। 70 से 80 हजार रुपए का रेट, किसी कोई माइकाला नहीं रोक सकता है पहुंचने से वहां। और रीसेल का मोमेंटम बहुत अग्रेसिव रहेगा। मारुति प्लांट के 3 किलोमीटर के पेरीमीटर के अंदर पैसा लगाइए आप लोग जाकर के। तो जीटी बेल्ट का डिस्कशन करते हैं। तो सोनीपत, करकोदा, पानीपत, करनाल के अंदर भैया देखिए टारगेटेड एरिया जो है यहाँ पर अगर बात करें, आपका ये आती है सोनीपत की बेल्ट, सोनीपत से पहले आता है कुंडली, और कुंडली के बाद से हो जाती है दिल्ली। तो दिल्ली का जो टारगेटेड एरिया रहेगा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये एरिया सोनीपत के लिए टारगेटेड एरिया रहेगा, क्योंकि इसी एरिया के बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्रीज हैं सोनीपत शहर में, बवाना के अंदर, कुंडली के अंदर और करकोदा के अंदर। बहुत सारे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अब यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के आउटर एरियाज के अंदर बिजनेस है, लेकिन कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, तो चाहते हैं कि कम बजट के अंदर ठीक ठाक खुली हवा, खुला आसमान, साफ सुथरा पानी, अच्छी सब्जियां मिले। तो भैया सोनीपत शहर से बेटर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हर तीसरा क्लाइंट हमारे पास दिल्ली से ही आ रहा है, और यहाँ के लोगों के पास ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल पर, क्योंकि जमीनें बिकी हैं सोनीपत, करकोदा के आसपास, तो बहुत बड़े स्केल पर पैसा स्पेंडिंग पावर लोगों के पास भी आ चुका है। अपकमिंग इंफ्रा की बात करें तो डीएमआरसी मेट्रो का बजट, जो कि आपका नरेला, बवाना, कुंडली की तरफ ये मेट्रो आनी है, इसका बजट एलोकेट हो चुका है। कुंडली के जस्ट अपोजिट साइड में नाथुपुर, नाथुपुर पड़ता है, नाथुपुर में ये मेट्रो आ रही है आपकी, उसका बजट एलोकेट हो चुका है लगभग 6,500 करोड़ रुपए का। तो काम कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 23.5 किलोमीटर के आसपास रहेगी, जिसमें से 2.5 किलोमीटर के आसपास हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई रहेगी। ये 4 साल के अंदर कॉरिडोर बना दिया जाएगा। हम मान करके ये चल रहे हैं कि बीजेपी का जब तक ये टेन्योर रहेगा तब तक इसमें 50-60% काम कंप्लीट हो चुका होगा। आरआरटीएस का खट्टर साहब ने बयान दे दिया है, न्यूज़पेपर की कटिंग हमने लगाई है, यूट्यूब पर भी जाकर चीजें देख सकते हैं। आरआरटीएस का काम 2025 के एंड तक सोनीपत वाली बेल्ट में जो आरआरटीएस आनी है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मेजर हाईवेज कंप्लीट हो चुके हैं, जो NH334B मेरठ से सोनीपत, करकोदा, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू तक ये हाईवे जाता है। NH352A हाईवे जो कि जींद, गोहाना, मुरथल को कनेक्ट करता है। NH44 सब वाकिफ हैं, दिल्ली, सोनीपत, चंडीगढ़, पानीपत, ये बेसिकली इस रूट को कनेक्ट करता है। तो ये लोकेशन आने वाले टाइम के हिसाब से, अपकमिंग इंफ्रा के हिसाब से
बहुत पीक लोकेशन है भैया, या इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। और हम फिर बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे ने गुड़गांव की एक बेल्ट को चमका दिया है। यूईआर 2 वो जादूगर है जो सोनीपत को चमकाने वाला है, और ये 3 से 4 महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली भाग करके आने वाली है सोनीपत के शहर के अंदर। हम फिर बता रहे हैं लग्जरी सेगमेंट सोनीपत के अंदर जाएगा, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर खरखोदा के अंदर जाएगा, और अभी एक जादूगर और बचा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। 3600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है यूईआर 2, और इसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये दिल्ली बहुत फायदा उठाने वाली है इस कनेक्टिविटी का। 40 मिनट में आप यूआर 2 से पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। और इसके कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो फैमिली एक यूआर 2 के ऊपर स्पेशली हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर के आप हमारे चैनल पर वो चीज देख सकते हैं। खरखोदा के अंदर एक जादूगर और 1700 एकड़ का मारुति प्लांट, और वो मारुति प्लांट जिसमें से 2.5 लाख गाड़ियां साल के हिसाब से निकलेंगी, और बिल्कुल ट्रैक पर काम चल रहा है। आज आप खरखोदा में जाएंगे तो मारुति का बहुत बड़े स्केल पर आपको काम दिखाई देगा। 2025 में 1 जनवरी के आसपास पहला ट्रायल होना है, अप्रैल के अंदर पहला नोट निकलना है। मारुति मारुति के 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स में से 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स आईएमटी खरखोदा के अंदर होने वाली है। समझ रहे हैं आप? खरखोदा आईएमटी अपने आप में फ्लरिश करेगा और बहुत बड़े स्केल पर फ्लरिश करेगा। एकदम से इंडस्ट्रीज का बूम आ गया है खरखोदा के अंदर, इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि मारुति ना अपने आप में जादूगर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उठा करके ले आया है। वो अपने साथ में हजारों इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप करवाने वाले हैं। सोना की आईएमटी थोड़ी सी वीक रहेगी इन टर्म्स ऑफ खरखोदा, थोड़ी सी भी क्या मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मारुति अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो आईएमटी खरखोदा सोना से काफी बड़े स्केल पर काम करने वाला है। यहाँ पर लिथियम बैटरी का भी प्लांट का एक बहुत बड़ा चंक गवर्नमेंट प्लान कर रही है लिथियम बैटरीज के लिए। तो सोनीपत खरखोदा हमारी फेवरेट इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट है एज ऑफ नाउ। अब बात करें झज्जर के बारे में तो यहाँ मेट सिटी, भैया मेट सिटी वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वहां जो सपने दिखाए गए हैं मुंगेरी लाल के वो पूरे हो चुके हैं। आज 90,000 का रेट जो आपको बताया जा रहा है, वहां उस शहर के अंदर 8-9 हजार एकड़ का ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है। बिल्कुल शुरुआत से चीजें शुरू की गई हैं। 2,000 एकड़ के आसपास ये काम कर चुके हैं, 90,000 का रेट पहुंचा दिया है, लेकिन वहां रेट 50,000 रुपए के आसपास होना चाहिए था। अब उससे आगे गुंजाइश नहीं है। 3 सवाल अपने आप से पूछ लीजिए, वाई, वेयर एंड व्हेन। पहली बात, एंड यूजर वहां क्यों आएगा, कहां से आएगा और कब आएगा? क्योंकि अभी तक तो आसपास ही बहुत सारी डेवलप्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, जंगल के अंदर जाकर कोई रहना पसंद नहीं करेगा, और इतने बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज नहीं लगने वाली हैं कि उन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले हजारों ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज उन आर जोन की टाउनशिप्स को 90,000 रुपए के रेट में आपसे खरीदेंगे, और आप लोगों को वहां पर बहुत बड़े स्केल पर प्रॉफिट होने वाला है। भैया किसी बिल्कुल एम्प्लॉयर की गुंजाइश नहीं है अभी आज के टाइम में कि 90,000 लाख रुपए के रेट में आपसे चीजें वो खरीद ले। वो गुंजाइश जो होनी थी मेट सिटी में वो पूरी हो चुकी है, तो वहां से बच करके रहिए। उस पैसे को थोड़ा सा अपनी पॉकेट में रखिए, खरखोदा के अंदर डाइवर्सिफाई करिए, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा पैसा है तो सोनीपत के अंदर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आता है मेट सिटी। यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस हमने आपको बताया ना कि एक तरफ झज्जर लगता है, एक तरफ फारूक नगर लगता है, फिर एक तरफ गुड़गांव आता है। गुड़गांव का बंदा कभी मेट सिटी में आकर के नहीं रहेगा। नजफगढ़ का बंदा जो इंडस्ट्रियल बंदा है वो आकर के रह सकता है, लेकिन 9,000 एकड़ को अकेला नजफगढ़ नहीं भर सकता है। झज्जर के अंदर खुद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खाली पड़ी हुई हैं, वहीं पर बहुत सारी प्लॉटिंग हो रही है, वही आज तक खाली है, तो वो कैसे भर पाएंगी? तो एक तरफ झज्जर लगता है, एक तरफ फारूक नगर आता है, फारूक नगर खुद भी खाली पड़ा हुआ है, एक तरफ नजफगढ़ लगता है। तो मेट सिटी के अंदर इतने बड़े स्केल पर 90,000 रुपए का रेट देने वाला कोई बंदा नहीं आएगा। मूर्ख नहीं बनना है, वहां पर पैसा नहीं लगाना है। डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो रही है इसलिए बहुत शॉर्ट में अब इसको समअप कर रहे हैं। बार्ड साइंस के आसपास, क्योंकि काफी सारी यूनिट्स, नई यूनिट बता रहे थे कि एम्स के आसपास काफी सारी नई यूनिट आनी है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ कोई प्लान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन गुड़गांव से इजी कनेक्टिविटी है, और दिल्ली से भी एक कनेक्टिविटी, अब खट्टर साहब बोल रहे हैं कि बार्ड साइंस के आसपास मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो वहां पर अगर बात करें तो जीएलएस की टाउनशिप है, 50,000 रुपए 55,000 रुपए के भाव में बेचते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा विजन है भैया। उस हिसाब से खरखोदा देखिए, हम फिर आकर के खरखोदा पर अटक इसलिए जाते हैं कि पैसा अगर लगाना ही है तो कम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के अंदर लगाइए ना, जिसका अभी विजन बन रहा है, जिसके अंदर अभी एंड यूजर 10 साल 20 साल के बाद आना है, तो वहां पैसा लगाने का बेनिफिट क्या है? हाँ, एक लैंड ओनर बनना चाहते हैं, बड़े स्केल पर जमीनें खरीदना चाहते हैं, तो बादशाह के आसपास आप जमीनें हंट आउट कर सकते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्लॉटिंग, अगर गुड़गांव के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज आपको नहीं चाहिए, रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, और एवरेज प्राइस आप देख रहे हैं, तो बादशाह के आसपास आप कुछ प्लॉटिंग्स में पैसा लगा करके रख सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है अभी बादशाह के आसपास, क्योंकि जो नई इनकी यूनिट्स आनी थी एम्स की, उनका अभी तक कोई फाइनेंशियल नहीं हुआ है। और बहादुरगढ़, भैया इस शहर ने कमाल किया, मेट्रो सिटी बना ये एनसीआर का, लेकिन हमने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। दिल्ली, हर जगह ना दिल्ली आकर के अटक जाती है। ये दिल्ली रोहतक हाईवे पर ये शहर आता है, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है दिल्ली से बाकी मेजर शहरों से, लेकिन यहाँ पर ये ना तो इंडस्ट्रियल शहर बन पाया, ना ये प्रॉपर रेजिडेंशियल शहर बन पाया, ना ये मेट्रोपॉलिटन शहर बन पाया। बहादुरगढ़ की किस्मत बहुत ही खराब है। आज तक भी सबसे पुराना उड़ा सेक्टर होता है बहादुरगढ़ के अंदर, लेकिन फिर भी बहादुरगढ़
अपने आप को उस हिसाब से अपलिफ्टमेंट नहीं दे पाया। तो भैया आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ के अंदर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहादुरगढ़ के अंदर ही रहते हैं, वहीं के लोकल नेटिव्स हैं। तो आप लोग बहादुरगढ़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट इधर उधर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बहादुरगढ़ में पैसा कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल हाईवे के पास, रोहतक वाले हाईवे के आसपास एचएल सिटी, जिसके अंदर 70-80 हजार रुपए का रेट जा चुका है। लेकिन एक चीज बहुत खराब हुई बहादुरगढ़ के साथ कि मेट्रो आने के बाद भी वहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कारण उसका हमने बताया कि दिल्ली चलाती है हमेशा इन्वेस्टमेंट को। जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बाहर के लोगों का किसी भी शहर के अंदर, तो वो शहर कभी अपलिफ्ट नहीं कर सकता है, लोकल नेटिव उसको कभी अपलिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बहादुरगढ़ के अंदर 90% ऑफ द जेंट्री जो रहती है वो लोकल नेटिव्स है, वहीं के आसपास गांव के लोग, वहीं के पुराने कासिंदे बासिंदे वही सब रहते हैं। दिल्ली बहादुरगढ़ के अंदर जाकर के रहना पसंद नहीं करती है। और जो कुछ दिल्ली के एरियाज कनेक्टेड है वो भी इतने प्रीमियम एरियाज बहादुरगढ़ से जो लगते हुए एरियाज है प्रीमियम नहीं है। तो पैसा स्पेंडिंग पावर बहादुरगढ़ के लोगों के पास इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ के पास में टीकरी कला का एरिया आता है, मुंडका आता है। तो ये जो एरिया है ये दिल्ली का एक थोड़ा सा वीक एरिया हम इसे कहते हैं। और इस एरिया का अगर बहादुरगढ़ के अंदर माइग्रेशन देखें तो बहुत बड़े स्केल पर नहीं है। कारण ये है कि बहादुरगढ़ के अंदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। खुद बहादुरगढ़ वाले जाते हैं गुड़गांव के अंदर काम करने के लिए। तो वहाँ के लोकल नेटिव्स का ये शहर है, और वहाँ के लोकल नेटिव्स अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को पुराने हुडा सेक्टर से, कच्ची कॉलोनी से पक्की में जा सकते हैं, पक्की कॉलोनी से आप हुडा सेक्टर्स में जा सकते हैं, हुडा सेक्टर से आप एचएल सिटी के आसपास हाईवे के आसपास आ सकते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये शहर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट यूआर टू के स्पर के अलावा। तो फैमिली ये था तो फैमिली ये था आपका आज का सेशन। और हमें लगता है कि काफी बड़ा ये सेशन हो गया है। बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को एनसीआर का एक सेक्शन कवर अप करने की हमने हिम्मत की है। काफी लंबा हमें आज बोलना पड़ा है, बोलते बोलते हमारा गला भी पेन हो गया है। लेकिन फैमिली ये सब आपके लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। लंबे टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंटर्स को हम भूल भी गए हैं, लेकिन आप को रिलेट कर सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि कुछ पॉइंटर्स एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताए हैं, कुछ पॉइंटर्स दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताए हैं। दोनों पॉइंटर्स को को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो हर जगह सेम ही चलती है। तो फैमिली ये नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सोनीपत, खरखोदा, आपका फरीदाबाद के अंदर भी अब हम हंट डाउन करना शुरू करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज खैर वो रहेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए। गुड़गांव तो खैर चलता ही रहेगा। सोना के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच पोजीशन में है, कुछ टेंडर्स आएंगे तो वहां पर फिर से हम लोग मूवमेंट का देखते हैं किस हिसाब से बनेगा। बाकी वन ऑन वन डिस्कशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए, वीडियो आपने देखा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मूव ऑन करिए इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।